तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो चैप्टर नंबर 2 का ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं इससे संबंधित बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन। तो बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आइए, कह रहा है निम्न में कौन संभव नहीं है। तो 1 यस संभव है। यहाँ पर n बराबर क्या है 1, तो यल का मान क्या है 0 है। ये तो 1 यस संभव है। यदि n बराबर 2 है और यल बराबर कितना आ जाएगा 0, यस के लिए क्या होता है यल का मान 0 होता है। चूँकि हम जानते हैं जो हमारा क्या है n यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या के लिए क्या है n बराबर यल नहीं हो सकता और n का मान यल से छोटा नहीं हो सकता। ये यल क्या है हमारा द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो हमारा 3f n बराबर कितना है 3, f के लिए क्या होगा एस पी डी एफ 0 1 2 3। तो यल का मान कितना है, ये हमारे क्या है यल के मान है। तो एफ है, एफ के लिए क्या होगा यल बराबर कितना आ जाएगा 3। तो n बराबर 3 होगा, यह संभव नहीं है। और 3p n बराबर 3, तो p बराबर कितना आ जाएगा यल बराबर 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, कि मतलब यह संभव स्थिति नहीं है। फिर कह रहा है 26 यक्स 56 में, 26 यक्स 56 में यक्स का संकेत है। यक्स मतलब क्या होगा, यक्स हमारा कौन सा 26 परमाणु क्रमांक किसका है हमारा आयरन का। तो हम जानते हैं आयरन का क्या है 26 परमाणु क्रमांक है। आयरन का परमाणु क्रमांक क्या है 26। ये न्यूट्रॉन की संख्या पूछता, तो ये क्या है यक्स 56 में 26, ये क्या है हमारा परमाणु क्रमांक है। ये हमारा क्या कर रहा है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या है 26 है। और यहाँ पर क्या करेंगे हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे n, 0 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन, n बराबर कितना आ जाएगा 30। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी हमारा 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो हमारा 24 परमाणु क्रमांक 24 किसका है बताइए क्रोमियम, क्या होता है क्रोमियम 24। तो 30 तक का आपको क्या होना चाहिए परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। ये क्या हमारा परमाणु क्रमांक। तो अगले चैप्टर में हम परमाणु क्रमांक आपको याद करा ही देंगे, टेंशन नहीं लेने का। क्रोमियम, इसके अगला चैप्टर बहुत ही शानदार चैप्टर शुरू होने वाला है इसके बाद। फिर अगला क्वेश्चन करा डी ब्रोगली समीकरण कौन सी है। तो हम जानते हैं ये लैम्डा होता है या चपान क्या होता है, या चपान पी आई होता है एम भी होता है। तो हम जानते हैं डी ब्रोगली समीकरण, जो हमारा डी ब्रोगली समीकरण जो है डी ब्रोगली समीकरण इलेक्ट्रॉन की क्या कहता है द्वैत प्रकृति के लिए समीकरण इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति के लिए हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है mc स्क्वायर। ये क्या है हमारा आइंस्टीन ने दिया था, आइंस्टीन। यहाँ पर एक बार आपका रिवीजन हो जा रहा है। और ई बराबर क्या होता है एच न्यू, ये क्या है हमारे प्लांक ने दिया था, प्लांक साहब ने दिया था। तो हम जानते हैं दोनों क्या बराबर हो जाएंगे, तो एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू। न्यू बराबर क्या होता है हमारा सी अपन लैम्डा, तो एम सी स्क्वायर बराबर एच सी अपन लैम्डा। सी से क्या होगा सी स्क्वायर कट गया, लैम्डा बराबर हो जाएगा लैम्डा आ जाएगा एच अपन एम सी। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा
लैम्डा बराबर हो जाएगा हमारा एच अपान एम सी। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा हमारा एच अपान एम सी, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आ जाएगा सही। तो यहाँ पर क्या किया हमने, प्रूफ करके भी आपको दिखा दिया, जिससे क्या होगा आपको कोई डाउट न रह जाए। तो क्या आ गए आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए, फार्मूला भी क्या आ गया समझ में आ गया। तो फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज में कैथोड से एनोड की ओर जाने वाली किरणों को क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज में, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन की खोज ईटा यानी थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने। और जो किरणें थी, इस किरणों को क्या कहा गया, कैथोड किरणें, कैथोड किरणें। जो किरणें थी क्या थी, कैथोड किरणें। तो कैथोड किरणें यानी इन्हें क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड से एनोड की जाने वाली किरणों क्या कहा गया, कैथोड से निकलने क्या, कैथोड किरणें। जो एनोड किरणें थी इससे क्या किया था हमने, प्रोटॉन की खोज की थी, P प्लस प्रोटॉन। इसको गोल्डस्टीन ने बताया था, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन इसे क्या कहा गया था, जो एनोड किरणें थी उन्हें क्या कहा गया, कैनाल किरणें, कैनाल किरणें। और जो कैथोड किरणें थी इन्हीं को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया। फिर आइए बढ़ते हैं आगे। यदि तरंग दैर्ध्य का मान 1000 एंगस्ट्रॉम तो तरंग संख्या का मान होगा। तो हम जानते हैं लैम्डा बराबर दिया कितना, 1000 एंगस्ट्रॉम, यानी हो जाएगा 1000 × 10⁻⁻10 मीटर, यानी 10 का पावर 10 में से 3 गया, यानी 10⁻⁻7 मीटर लैम्डा का मान है। तो हम जानते हैं तरंग संख्या होता है न्यू बार बराबर 1/λ, यानी 1/10⁻⁻7, यानी न्यू बराबर हो जाएगा 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो 10⁻7 मीटर इनवर्स, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर करा P⁻³ में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या है, यानी क्या दिया है, ये हमारा फास्फोरस है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है, 15, फास्फोरस 31। तो क्या है 3 माइनस हो गया, तो हमारा P का पावर कितना आ गया, 3 माइनस, यानी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थे, पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या था 15, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण कर लिया, तो क्या हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। अब प्रोटॉन कितने थे 15, तो प्रोटॉन क्या हो गए, प्रोटॉन रह गए 15। तो इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन पूछा क्या, पहले इलेक्ट्रॉन 18 प्रोटॉन 15, इलेक्ट्रॉन 18 प्रोटॉन 15, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा बोर का परमाणु मॉडल किस परमाणु के लिए दिया गया था। जो बोर का परमाणु मॉडल था, हम जानते हैं बोर के परमाणु मॉडल में हम जानते हैं जो क्या होता है, MVR बराबर NH/2π। यह क्या है हमारा कोणीय संवेग। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या हाइड्रोजन के लिए दिया गया था। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या किया था, हाइड्रोजन के लिए दिया था। जो कोणीय संवेग होता है वो क्या होता है NH/ किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है NH/2π, MVR बराबर। फिर अगला है हमारा अगला क्वेश्चन, कर अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के अनुसार अधिक से अधिक अल्फा कण परमाणु से होकर सीधे निकल गए, जिसका तात्पर्य है कि क्या है, परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खाली है। तो परमाणु का क्या अधिकांश भाग क्या है, खाली है, तभी तो निकल गए। यही तो हमें प्रयोग दिखा था, इसमें क्या था प्लस था, ऐसे क्या था, इससे क्या हो गए कुछ क्या हो गए, अधिकांश अल्फा कण क्या हो गए बाहर निकल गए, और कुछ क्या हो गए, कुछ कोण पर क्या हो गए मुड़ गए, और कुछ क्या हो गए वापस लौट गए, कुछ वापस लौट गए। तो हमने क्या किया, देखा कि अधिकांश भाग क्या है खाली है।
फिर अगला है, तो जो हमारा अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था इसे किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था। फिर दिए गए कक्षक के अस्थायित्व के बारे में सही कथन है। जो हमारा दिया गया कक्षक है यह किसके नियम के अनुसार? हुंड के नियम के अनुसार। हुंड के नियम के अनुसार। हुंड के नियम के अनुसार क्या होने चाहिए? अर्धपूर्ण भरे होने के कारण, या तो क्या हो पूरा भरा हो तब अस्थायी होगा, या क्या हो सिंगल सिंगल भरा हो तब अस्थायी होगा। 1 2 3 4 5 2 3 4 5 क्या होना चाहिए? या तो पूरे भरे हों, या रिटर्न क्या हो पूरा भरा हो, या क्या हो सिंगल सिंगल भरा हो। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अर्धपूर्ण भरे होने के कारण, या तो आधा भरा हो या पूरा भरा हो, या इसमें एक भरा हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, या तो सिंगल सिंगल हो या डबल डबल हो। करनिम्नलिखित नाभिकों में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या। तो हमारा पहले में 6 कार्बन 13 है, 6 कार्बन 13 न्यूट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन मतलब क्या करें? ऊपर वाले नीचे वाले में सुपर घटाएंगे कितना का? 13 में 6 गया 7, और प्रोटॉन 6, 8 ऑक्सीजन, 16 न्यूट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 8 12 mg, 24 न्यूट्रॉन, 12 प्रोटॉन, कितना आ जाएगा ऊपर वाले नीचे घटाने कितना आ जाएगा? 12। प्रोटॉन नीचे वाला होता है, ये क्या है? प्रोटॉन है। ऊपर वाला क्या करें? ऊपर वाले नीचे घटाएंगे तो क्या हमको न्यूट्रॉन मिल जाएगा। फिर हमारा 26 Fe 56, तो यहाँ पर क्या करेंगे? न्यूट्रॉन 26 में 56 गया कितना आ जाएगा? 30, प्रोटॉन कितना है? 26। तो फिर आइए बढ़ते हैं आगे। क्रममुख क्वांटम संख्या n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3 यानी मुख्य क्वांटम संख्या कितना है? 3 है। कह रहा है संबंधित कक्षकों की संख्या क्या होगी, मतलब संबंधित जो भी कक्षक हैं उनकी क्या होगी संख्या। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुख्य क्वांटम संख्या दिया है, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर कितना दिया है? 3। इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे इसलिए हम आपको लिखवा रहे हैं। तो कक्षकों की कुल संख्या हो जाएगी, कक्षकों की कुल संख्या यानी कि यम के कुल मान, यम के कुल मान, यम के कुल मान क्या होते हैं? यानी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 9। फिर अगला है 5800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाले पीले विकिरण की तरंग संख्या और आवृत्ति की गणना कीजिए। तो पीले विकिरण की तरंग संख्या और आवृत्ति की क्या कर रहा है? पूछ रहा है गणना कीजिए। तो तरंग संख्या और आवृत्ति की गणना कैसे हम करेंगे? तो आइए इसको समझते हैं। करा 5800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाले, तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा लैम्डा बराबर दिया कितना? 5800 एंगस्ट्रॉम, या इसको लिख सकते हैं 5800 गुणे 10⁻⁻10 मीटर। तो हमारा हो जाएगा तरंग संख्या, तरंग संख्या न्यू बार बराबर 1/λ 1/5800 10⁻⁻10 बराबर हो जाएगा हमारा हो जाएगा 100 गुणे 10⁻6
बटे 58, यानी कि 1.7 गुणे 10 का पावर -6 मीटर इनवर्स। और आवृत्ति पूछ रहा है, तो हमारा v बराबर होगा c बटे लैम्डा, तो 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी हो जाएगा 58 गुणे 10 का पावर -8। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 58 गुणे 10 का पावर -8, और यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर थोड़ा छोटा हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 58 गुणे 10 का पावर -8, यानी हो जाएगा 300 गुणे -8 ऊपर का 16 हो जाएगा, 300 गुणे 10 का पावर 14 बटे 58, यानी 5.1 गुणे 10 का पावर 14 हर्ट्ज। आवृत्ति क्या होती है, हर्ट्ज में होती है। तो उम्मीद है ये भी आंसर आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आइए एक सेकंड इसको थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं, जिससे आपको ये हमारा हो जाएगा मीटर इनवर्स। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अगला कह रहा है, निम्न नियमों की व्याख्या कीजिए। आपबाहु नियम। तो आपबाहु नियम को हमने पढ़ा है, तो आपबाहु नियम सबसे पहले जानते हैं। तो आइए देखते हैं आपबाहु नियम। सबसे पहला आपबाहु नियम, आपबाहु नियम। सबसे पहले आपबाहु नियम को लिख लेते हैं। उपकोष में इलेक्ट्रॉन को उनके बढ़ते हुए, उपकोष में क्या है, इलेक्ट्रॉन को उनके बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में भरा जाता है। ये क्या है, आपबाहु का नियम। आपबाहु ने क्या कहा कि जो उपकोष में है क्या है, इलेक्ट्रॉन को उनके बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के रूप में क्या होता है, भरा जाता है। तो पहले होगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। ये क्या है, हमारा बढ़ता हुआ ऊर्जा। ऊर्जा का बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम ये क्या है, एग्जाम्पल में 11 Na को लिखेंगे क्या है, सोडियम को 1s2 2s2 2p6 3s1 2 2 4 6 10 1 11। तो क्या क्या है, इसको हमने बढ़ते हुए ऊर्जा का स्तर के क्रम में रख दिया। ये क्या हो गया, हमारा आपबाहु नियम। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, कराहुंड का नियम, फिर पाउली का अपवर्जन नियम। तो हमारा हुंड का नियम। तो दूसरा हमारा है हुंड का नियम। हुंड का नियम। तो हमारा हुंड का नियम क्या है, हुंड का नियम कहता है कि यस कक्षक को छोड़कर, यस कक्षक को छोड़कर जो यस कक्षक है उसको छोड़कर अन्य कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले अयुग्मित रूप से भरे
जाते हैं। अयुग्मित रूप से क्या होते हैं? भरे जाते हैं। उसके बाद उन्हें इलेक्ट्रॉन युग्मित किया जाता है। उसके बाद उन्हें, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? उन्हें युग्मित किया जाता है। उसके बाद उन्हें युग्मित किया जाता है। यस कक्षक को छोड़कर क्या होता है? अन्य कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले अयुग्मित रूप से भरे जाते हैं। उसके बाद उन्हें क्या कहता है? युग्मित किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए P4 है। P4 क्या कहें? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? सिंगल भरेंगे 1 2 3, फिर उसके बाद क्या करेंगे? डबल। ये क्या है? हमारा सही। ये क्या करते हैं? यहाँ पर P4 को ऐसे भर देते हैं 1 2 3 4, ऐसे भर देते तो क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा गलत। ऐसे D5 में भर देते हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या है? सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5, ये भी क्या है? सही। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद हमारा है पाउली का अपवर्जन नियम। तीसरा क्वेश्चन था पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली के अपवर्जन नियम में हमने क्या पढ़ा है? किसी कक्षक में हमने पढ़ा है, किसी कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन के लिए सभी चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते, हैं। चक्रण क्वांटम संख्या, यस चक्रण क्वांटम संख्या यस का मान क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है, अथवा या तो कह सकते हैं अथवा किसी कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्रण सदैव विपरीत होता है। किसी कक्षक में क्या होता है? दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्कर क्या होता है? सदैव विपरीत होता है। जैसे मान लीजिए क्या 3s2 यदि हम लिखते हैं 3s2 है, तो इसमें क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ऊपर होगा एक नीचे। तो इसके लिए n बराबर कितना आ जाएगा? 3, और n बराबर कितना आ जाएगा? 3। l बराबर 0, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर +1/2,
यस बराबर -1/2। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर यस के मान क्या हो गए, भिन्न हो गए। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और क्लियर हो गया होगा। तो हमारा अगला है, कौन सा था, हमारा बचा था हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तो आइए देखते हैं अगला, चौथा नंबर, हाइजेनबर्ग का नियम, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। का सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग ने बताया कि किसी गतिशील कण का, किसी गतिशील कण का, किसी गतिशील कण का एक समय पर संवेग, एक समय पर संवेग व स्थिति, संवेग व स्थिति का निर्धारण, संवेग व स्थिति का निर्धारण करना असंभव है, असंभव है। ये क्या है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तो इन्होंने बताया कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल एच अपान 4 पाई, या डेल्टा भी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी बराबर एच अपान यम 4 पाई यम, जहाँ डेल्टा एक्स क्या है, स्थिति परिवर्तन, स्थिति परिवर्तन, और डेल्टा भी संवेग, डेल्टा पी संवेग परिवर्तन। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कर समस्थानिक व संभारिक में क्या अंतर होता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं समस्थानिक। हमारा हो जाएगा उत्तर समस्थानिक। करा तत्वों के वे परमाणु, तत्वों के वे परमाणु, तत्वों के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक, जिनका परमाणु क्रमांक जिनका परमाणु क्रमांक समान व परमाणु भार अलग, वो परमाणु भार अलग होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। स्थानिक कहलाते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोजन क्या आ गया 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम पढ़ते हैं इसको। हमारा क्या होगा, एग्जाम्पल होगा हाइड्रोजन का समस्थानिक। फिर हमारा है कार्बन के 6 कार्बन 12 और 6 कार्बन 14, ये क्या हो गए हमारे कार्बन के समस्थानिक हो गए।
इनके क्या परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन क्या परमाणु भार भिन्न भिन्न है। तो क्या होते हैं तत्वों के वे परमाणु, एक ही तत्वों के क्या होते हैं वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भर क्या हो अलग अलग होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। इसी प्रकार संभारिक होते हैं, हमारा हो जाएगा संभारिक। कह सकते हैं वे परमाणु जिनका परमाणु भार समान व परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। संभारिक कहलाते हैं। संभारिक कहलाते हैं। जैसे हमारा हो गया 18 आर्गन 40, फिर 20 कैल्शियम 40। इनके क्या है परमाणु भर क्या देखिए समान है, ये हमारे दोनों क्या है संभारिक। दोनों क्या है संभारिक हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारा चैप्टर हो जाता है यहीं पर द एंड। चैप्टर क्या हो गया हमारा यहीं पर हो जाता है समाप्त। तो इसके बाद हम लेकर मिलेंगे नया चैप्टर नए जोश के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको यहाँ तक सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।